हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टलीय बिंदु जो त्रुटि है इससे आप क्या समझते हैं। तो ये इनका आंसर देखते हैं। तो क्रिस्टल के लैटिक बिंदुओं से अवयवी कण के विस्थापन से उत्पन्न दोष, जो अवयवी कण होते हैं उसके विस्थापन करने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल बिंदु त्रुटि दोष। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि दोष किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। तो जब क्रिस्टल के लैकिक बिंदु जो है वह अवयवी कणों को जब विस्थापित किया जाता है तो उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु त्रुटि दोष। तो हम लोग का ये था जवाब। ये सब जो क्वेश्चन है वह 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी जो बैटरी होती है उससे क्या समझते हैं। तो प्राथमिक सेल वह सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, केमिकल जो रिएक्शन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है। प्राथमिक सेल में कभी आप लोगों ने घड़ी की बैटरी देखे होंगे, वो जो है वह एक ही बार यूज किया जाता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, उसको फिर दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये देखा ना, घड़ी की बैटरी जो छोटा सा आता है और इस टाइप का जो रहता है, इस टाइप का रहता है। तो वो जो घड़ी की बैटरी आप लोग एक बार घड़ी में लगाते हैं, जब घड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। तो वैसे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा शुष्क सेल या फिर लेक लांसेस सेल। दूसरा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी सेल। ये जो है वह यह सेल कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है। ये कुछ समय तक प्रयोग होते हैं, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। इन्हें पुनः प्रयोग और रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। हम लोग के पास जो मोबाइल की बैटरी होती है और सोलर बैटरी या फिर बड़ा बड़ा जो बैटरा सब होता है वो सब जो होती है वो सेकेंडरी सेल होती है, यानी द्वितीयक बैटरी होती है, उसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा सेल जिसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। ऐसा सेल जो हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं, यानी उसको अनलिमिटेड कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है फिर हम लोग चार्ज करते हैं, तो ये जो है वो क्या है, द्वितीयक बैटरी है। तो ये जो है वह बार बार रिचार्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो आई होप ये आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखना है। तो आइए देखते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया परिमाण यानी विद्युत अपघट जो है वो उससे प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम वो कैसा नियम है। यह जो नियम है वो इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया जो होती है वो विद्युत अपघटन यानी विलयन या गलित में प्रवाहित होती है और वो जो विद्युत है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती क्या हो जाएगा, Q। जब हम लोग समानुपाती हटाएंगे तो W बराबर हो जाएगा ZQ। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q बराबर IT, तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर Z। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W बराबर ZIT। ये फार्मूला यूज होते हैं मैथ में, मतलब इसी में जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। जब फैराडे के नियम से कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें, तो हम लोग के पास जो होता है W बराबर ZIT
फार्मूला तैयार होता है। तो इस नियम को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत फैराडे के मतलब फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें। तो अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या पूछा गया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो प्रयोग होता है, उसके द्वारा जब प्रयोग होता है तो उसमें निर्धारित जो समीकरण होते हैं वह प्रयुक्त मोलर सांद्रण पद के घात को उस अभिक्रिया के संक्षेपित अभिक्रिया कोटि कहते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, पहले वो हम लोग को जानना होगा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा उसके प्रयोग करने के बाद जो निर्धारित वेग समीकरण में प्रयुक्त जो मोलर सांद्रण होती है वह पद घात को, जो सांद्रण जो आती है वो पद घात जो आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो इसके बाद जो है सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहा जाता है। तो अभिक्रिया कोटि किसी और को बोलते हैं, जो घात आता है पद घात को ही बोलते हैं। लेकिन साधारण पदों के घातों के योगफल जो होते हैं यानी प्लस करने के बाद जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का समग्र कोटि। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये इसका आंसर जानते हैं। तो सांद्र HNO3 शुरू में एल्युमिनियम के साथ जो है वो अभिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। जो HNO3 जो है वो शुरू में मतलब शुरुआत स्टेट में जो होता है वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके सुरक्षात्मक कवच बनाता है, एक सुरक्षा जैसी कवच बना लेता है। और ये जो सुरक्षात्मक कवच जो होती है यानी सतह जो होती है वो आगे HNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जब ये कवच बन जाता है तो ये आगे HNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके बाद जो है वह सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं। तो ये था, ऐसा क्यों करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फर यानी SF बनाता है पर HCl नहीं, ऐसा क्यों। तो आइए इसका भी आंसर जानते हैं कि सल्फर SF बनाता है पर HCl नहीं बनाता, ऐसा क्यों करता है। तो फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। ये आकार मतलब ये छोटे आकार का होता है जिसके कारण फ्लोराइड आयन सल्फर को चारों ओर से घेर लेता है। ये जो फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, वो छोटे आकार का होता है जो कि ये क्या होता है, सल्फर को चारों ओर से घेर लेता है और SFG बनाता है। जबकि क्लोरीन यानी Cl का आकार जो होता है F से बड़ा होता है जिसके कारण क्लोरीन आयन सल्फर से विकर्षित हो जाता है। विकर्षित मतलब उससे दूर हो जाता है। तो ये विकर्षित हो जाता है जिसके कारण HCl नहीं बनाता है। तो इसमें पूछा गया था कि सल्फ़र जो है वो SF बनाता है पर HCl नहीं। तो इसका मेन कारण जो आप लोग याद रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं क्योंकि सल्फ़र यानी F यानी फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, छोटे आकार का होता है और Cl जो होता है यानी क्लोरीन जो होता है वो बड़े आकार का होता है। तो छोटे आकार का होता है तो वो सल्फ़र को चारों तरफ से घेर लेता है, ये नहीं घेर पाता है, इसलिए SF बनता है और HCl नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जटिल संकुल CuNH3 ट्वाइस में Cu की ऑक्सीकरण संख्या गणना करें। तो आइए इसकी संख्या को गणना करते हैं। तो CuNH3 2+ में जो होती है ये जो है वह ये वाला हम लोग लिखे हैं। इसके बाद जो होती है NH3 की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। तो NH3 की अगर संयोजकता डालेंगे NH3 के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, 0 डालेंगे और इसको बंद करेंगे, यहाँ 4 था और इसके बाद इसको +2 कर देंगे। तो हम लोग के पास जो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 4 × 0 आ जाएगा। तो हम लोग के पास जो है वो ये वाला प्राप्त होगा, x + 4 × 0 बराबर में 2 है। तो जब हम लोग x + 4 × ये जो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास x + 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 4 को 0 से इंटू करेंगे तो हम लोग के पास जो है 0 आ जाएगा। तो 4 + 0 इक्वल में हम लोग के पास 2 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा 2 +2 आ जाएगा। तो Cu ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम क्या है। हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित धातु है उसका नाम बताना। तो हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित धातु है वह आयरन है। क्या है, आयरन।
तो चलिए इसका भी आंसर हो गया है हम लोग को। अब देखते हैं BOD और COD से क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग BOD का फुल फॉर्म जानते हैं। तो BOD को बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ है, यानी भोजन, कार्बनिक पदार्थ मतलब भोजन। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है जिसमें जीवाणु ऑक्सीकृत करता है। BOD क्या है? BOD एक जो है वह भोजन है, कार्बनिक पदार्थ है, उसकी जो मात्रा होती है जिसमें जीवाणु ऑक्सीकृत करता है। BOD का फुल फॉर्म जो हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखते हैं COD। COD जो है वह केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका जो उपयोग होता है जल में उपस्थित सभी रसायनों की मात्रा जिसमें ऑक्सीकृत किया जाता है उसे हम लोग COD बोलते हैं। तो इतने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। ये सब मैंने आप ही के लिए किया है। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताते रहिए कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग सिर्फ समझिए और मेहनत कीजिए। बाकी आप लोग को एग्ज़ाम में 100 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग का जैसा वीडियो चाहिए, जिस तरह का चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग मेहनत कीजिए और जो हम समझा रहे हैं वो समझिए। तो चलिए आपके लिए मैंने PDF भी बनाना, मतलब टेलीग्राम पे PDF डालना भी शुरू कर दिया है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा। बस आप लोग को यहाँ समझना है और मेहनत करना है, पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ना है पढ़ाई, और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस में लेना है। तो आप लोग को अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है टेफ्लॉन के एकल्क क्या है? टेफ्लॉन के एकल्क पूछा गया। तो टेफ्लॉन के एकल्क का जो नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन, IFE, टेट्राफ्लोरोएथीन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का यही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। प्रासरणी दाब तो वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरणी दाब। प्रासरणी दाब किसको बोलते हैं? वह दाब जो प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है, शुरू होती है, तो उसको रोकने के लिए विलयन पर जो आरोपित की जाती है, विलयन में जो होती है वो आरोपित की जाती है। इसमें इसको रोकने के लिए जो विलयन पर आरोपित की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरणी दाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में एंजाइम क्या है? तो एंजाइम पूछा गया है। तो वह जीव उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों को अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम क्या है? जीव को क्या बोलता है? उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों में क्या करता है? अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो उसे एंजाइम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा लाइपेज, टाइलिन, ये सब जो है एंजाइम है। अगर ये सब नहीं बना तो इंसान, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले ले बाइक की। अगर मान लीजिए बाइक में, ठीक है, चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गई, अगर हम लोग दोबारा उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या वो चलेगा? सेम उसी प्रकार से एक इंसान में जो है वो एंजाइम बनना ज़रूरी होता है। तो एंजाइम जो है वह क्या है? वह जीवित प्राणियों में, ये नहीं कि मृत प्राणियों के बारे में बात करें, नहीं, जीवित प्राणियों में जो है अभिक्रिया को उत्तेजित करता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एंजाइम। वो जो है वह एंजाइम बनाते रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वह लाइपेज और टाइलिन है। क्वेश्चन नंबर 13 है चांदी विद्युत का सुचालक है, ऐसा क्यों है? तो चांदी विद्युत का सुचालक है, क्यों? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो पहले हम लोग क्यों लगाएंगे तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो क्या है? चांदी की प्रतिरोधकता क्या होती है? सबसे कम होती है, और चालकता सबसे अत्यधिक होती है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है और चालकता सबसे अत्यधिक होती है। तो इसीलिए जो है वो चांदी क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या पकड़ना है आप लोग को? इसको प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है और चालकता ज़्यादा होती है। इसी कारण इसे विद्युत का अच्छा सुचालक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है? तो आदर्श घोल वैसे द्रव विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन क्या है? आदर्श घोल है क्या?
तो ये जो है वो राउल्ट के नियम के हर एक परिस्थिति में उसका साथ देता है। बोलता है कि हाँ, हम हर समय मतलब हर एक काम में, हर एक जगह, हर वक्त हम इसी का नियम पालन करेंगे। आदर्श का ये कहना है, आदर्श घोल का। तो ये जो है वो वैसा द्रव विलयन है जो सभी ताप एवं सांद्र की स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसके निर्माण से में इंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं आदर्श घोल या फिर आदर्श विलयन। ये हर वक्त बोलता है कि नहीं भैया, हम राउल्ट के नियम का ही पालन करेंगे, इसके अलावा तो हम करेंगे ही नहीं। तो राउल्ट के नियम पालन करता है, लेकिन उसके बाद जो मतलब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, इंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है, इंथैल्पी चेंज हो जाती है, आयतन में परिवर्तन आ जाता है, और ये दोनों परिवर्तन क्या करता है, शून्य होता है। परिवर्तन आने से शून्य हो जाता है। तो ये जो हो गया आदर्श घोल बोल सकते हैं, इसे आदर्श विलयन बोल सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं इसको। तो चलिए अब देखते हैं अनादर्श विलयन। तो ये तो भैया ये बोलता है कि हम तो कभी भी राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करेंगे। वैसा वास्तविक विलयन जो सभी सांद्रणों की स्थिति में राउल्ट का नियम पालन नहीं करता है, पालन करता ही नहीं है। अनादर्श विलयन कहता है हम कभी आदर्श नहीं बनेंगे, हम कभी भी राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करेंगे। तो ये जो है वो सांद्रणों की स्थिति में चाहे जो भी स्थिति हो उसमें राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जब इससे निर्माण होता है तो इंथैल्पी में और आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है। परिवर्तन ही नहीं होगा तो शून्य कहाँ से आएगा। तो इंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, तो इसे ही बोलते हैं अनादर्श विलयन। अब आदर्श और अनादर्श में ही पहले ही फर्क पता चलता है। आदर्श जो सबकी बात मानता है, अनादर्श जो सबका बात नहीं मानता है। तो ये यही था आप लोग को, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन उपकरण में क्रायोलाइट के उपयोग का क्या लाभ है। तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उपकरण में क्रायोलाइट के उपयोग से यह लाभ है कि यह जो है वह एल्यूमिना को द्रवित कर देता है। इसमें पूछा गया कि एल्यूमिना का जो विद्युत अपघट है अपकारक में क्रायोलाइट के उपयोग के क्या लाभ है। तो क्रायोलाइट के उपयोग पूछा गया। तो जब क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है तो इससे जो है वो सबसे पहले क्या होता है, एल्यूमिना को द्रवित कर देता है, जिससे एल्युमिनियम के निष्कर्षण में सहायता मिलती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन अपकारक में क्रायोलाइट का उपयोग क्या है। तो इसको उपयोग करने से एल्यूमिना को द्रवित कर देता है, जिससे क्या होता है, एल्यूमिना को निष्कर्षण में सहायता मिलती है। तो आई होप ये सेशन आप सबको समझ में आया है। जितने भी क्वेश्चन है मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वहाँ पर MCQs प्रैक्टिस में भी दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।